हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं और हम लास्ट मेथड कर रहे हैं कन्वर्जन मेथड। पिछले वीडियो में हम कन्वर्जन मेथड के थ्रू डिबेंचर्स को रिडीम कैसे किया जाता है उसकी जर्नल एंट्रीज हम सीख चुके हैं। आगे आने वाले क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस है, उसी चेंजेस के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है तो आपको पता है कि डिबेंचर्स को एट पर भी इशू किया जा सकता है, एट डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है और एट प्रीमियम पर भी इशू किया जा सकता है। बट ध्यान रखना, जब भी डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा तब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ दो ही ऑप्शन देती है, या तो डिबेंचर्स का रिडक्शन एट पर होता है या फिर एट प्रीमियम पर। डिबेंचर्स को एट डिस्काउंट पर कभी भी रिडीम नहीं किया जाता। तो लास्ट वीडियो में जब हमने डिबेंचर्स रिडीम करने की एंट्री की बाय कन्वर्जन मेथड, तो हमने एट पर वाली जर्नल एंट्रीज की हैं। और जब डिबेंचर्स रिडीम किए जाते हैं एट प्रीमियम पर, तो रिडक्शन के टाइम जो प्रीमियम पे किया जाता है, तो ये प्रीमियम कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है और इस लायबिलिटी को इशू करते टाइम हम डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं। डेबिट करते हैं बिकॉज इशू के टाइम हमें पता है कि हमें एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, वो लॉस है, इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। और प्रीमियम ऑन रिडक्शन को हम इशू के टाइम हम क्रेडिट भी करते हैं, क्योंकि इशू के टाइम से ही हम उस लायबिलिटी की हम तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे तो जो डिवेंचर की अमाउंट होती है वो भी कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है और जो प्रीमियम रिडक्शन के टाइम पे किया जाता है वो भी लायबिलिटी होता है। जब हम डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं तो इसीलिए इन दोनों को हम डेबिट करते हैं। ये चीज़ें हम पिछले वीडियोस में भी सीख चुके हैं और आने वाले क्वेश्चंस में भी यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। जब भी डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है तो कंपनी अपने लिए कुछ सेफ साइड रखती है ताकि उसको डिबेंचर्स रिडीम करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जब डिबेंचर्स एट डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और उन डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है तो डिबेंचर होल्डर्स को कई बार ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो मैच्योरिटी से पहले अगर चाहे तो अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर सकती है बाय कन्वर्जन मेथड। तो जो डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया गया है उनको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो मैच्योरिटी डेट पर अपने डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो जैसा डिसाइड किया है उनके डिबेंचर्स को वैसे ही रिडीम किया जाएगा। बट अगर डिबेंचर होल्डर बिफोर मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी की डेट से पहले अपने डिबेंचर्स को रिडीम करवाना चाहते हैं या कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, कंपनी उनके डिबेंचर्स को शेयर्स में या दूसरे डिबेंचर्स में कन्वर्ट तो कर देगी, बट उसी प्राइस पे कन्वर्ट करेगी जिस प्राइस पर डिबेंचर्स को इशू किया गया है, उसी प्राइस पे उन डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है और उस डिबेंचर को इशू किया गया है 95 रुपीज़ पर। तो अगर ये डिबेंचर्स अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करेंगे मैच्योरिटी डेट पर, तो इनके डिबेंचर्स को या तो एट पर या फिर एट प्रीमियम पर जैसे डिसाइड हुआ है, इन्हीं प्राइस पर उनके डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। बट अगर यही डिबेंचर होल्डर्स मैच्योरिटी टाइम से पहले अपने डिबेंचर्स को रिडीम करवाना चाहते हैं तो इनको रिडीम किया जाएगा 95 रुपीज़ पर, मतलब जिस प्राइस पर डिबेंचर को इशू किया जाता है उसी प्राइस पर उन डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा। कब? अगर वो टाइम से पहले अपने डिबेंचर को रिडीम करना चाहते हैं तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है और इसी बात को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 37 कर लेते हैं। सोनाली टेली एंटरप्राइजेज लिमिटेड इशूड 1200 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹1000 each at a discount of 8.5% on September 1, 2011, redeemable after 6 years.
तो सोनाली टेली एंटरप्राइजेज लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 1200 डिबेंचर्स इशू किए हैं और उस डिबेंचर की फेस वैल्यू है 1000 रुपये। इन डिबेंचर्स को इशू किया गया है 8.5% डिस्काउंट पर। तो अगर 1000 रुपये का हम 8.5% निकालेंगे तो डिस्काउंट आएगा 85 रुपये। तो 1000 में से डिस्काउंट के 85 रुपये अगर हम माइनस करते हैं तो डिबेंचर इशू किए गए हैं 915 रुपये में। और ये डिबेंचर्स इशू किए गए हैं 1 सितंबर 2011 में और उनको रिडीम किया जाएगा 6 साल के बाद। On January 1, 2015, the debentures were redeemed by conversion into equity shares at the option of debenture holders। 1 जनवरी 2015 को डिबेंचर्स को रिडीम करना है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडक्शन ऑफ डिबेंचर। तो हमें डिबेंचर को इशू करने की और रिडीम करने की जर्नल एंट्री पास करनी है। इस क्वेश्चन में डिबेंचर को इशू किया गया है 1 सितंबर 2011 में और 6 साल के बाद डिबेंचर्स को रिडीम करने की तारीख है। लेकिन 1 जनवरी 2015 को डिबेंचर को रिडीम किया जा रहा है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके। तो अगर आप टाइम पीरियड काउंट करोगे तो 6 साल से पहले 4 साल में ही इन डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया गया है। तो अगर टाइम से पहले डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा तो जिस प्राइस पर डिबेंचर्स को इशू किया गया है उसी प्राइस पर डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको यही बात ध्यान में रखनी है। तो 1 सितंबर 2011 को पहले हम डिबेंचर को इशू करने की जर्नल एंट्री करेंगे और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर की फेस वैल्यू है 1000 रुपये और डिबेंचर को 8.5% डिस्काउंट पर इशू किया जाएगा। तो 1000 का 8.5% हम कैसे निकालेंगे? पॉइंट के नाम का हम नीचे एक ज़ीरो और लगा देंगे। 1000 से 1000 चला गया और डिस्काउंट आ गया 85 रुपये। तो 1000 में से 85 रुपये डिस्काउंट के हैं तो 915 रुपये में डिबेंचर्स को इशू किया जाएगा। 1200 डिबेंचर्स इशू किए गए हैं और आफ्टर डिस्काउंट हम अमाउंट लिखेंगे 915। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 10,98,000। सेम डेट पर नेक्स्ट एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में डिस्काउंट है, डिस्काउंट को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ऑल्सो डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जो अमाउंट ऊपर है वही सेम अमाउंट आएगी 10,98,000। और डिबेंचर अकाउंट में आता है हमेशा फेस वैल्यू 1200 गुना 1000, 12 लाख रुपए। और डिस्काउंट में जाएगा 1200 गुना 85 रुपये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 1,02,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। और डिबेंचर होल्डर रिडक्शन की डेट से पहले ही 1 जनवरी 2015 को ही अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा के रिडीम करवाना चाहते हैं। तो हम रिडक्शन की एंट्री करेंगे। डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इशू के टाइम जो हमारा लॉस था डिस्काउंट के रूप में वो हमने डेबिट किया था। जितने रुपयों में डिबेंचर्स को इशू किया गया था हम इन डिबेंचर्स को रिडीम भी सेम प्राइस पे करेंगे। तो ये जो हमारा लॉस हुआ था इशू के टाइम वो हमारा लॉस नहीं रहेगा क्योंकि सेम प्राइस पर ही हम डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं। ये लॉस अब हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट है तो रिडक्शन के टाइम हो जाएगा क्रेडिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर में जाएगा हमेशा फेस वैल्यू तो 1200 गुना 1000। डिस्काउंट में जाएगा 1200 गुना 85। तो डिबेंचर अकाउंट में अमाउंट जाएगी 12 लाख रुपए।
जो डिस्काउंट की अमाउंट ऊपर है वही सेम अमाउंट जाएगी 1,02,000। और डिबेंचर होल्डर से जो लिया था, अगर वो मैच्योरिटी से पहले अपने डिबेंचर को रिडीम करवाएंगे तो डिबेंचर होल्डर को उतनी ही अमाउंट दी जाएगी, 10,98,000। सेम डेट पर नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने की। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, और पेमेंट कर रहे हैं उनको इक्विटी शेयर्स इशू करके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डिबेंचर होल्डर को पे करना है 10,98,000, और जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो इशू किए गए हैं एट पर, तो सेम अमाउंट आएगी 10,98,000। तो जितना कर्जा डिबेंचर होल्डर से लिया था उतने ही अमाउंट के शेयर्स डिबेंचर होल्डर्स को दे दिए गए हैं।